हेलो दोस्तों, नया वीडियो जो आज हमारा है वो है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म का सिद्धांत। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है ये अपन बात आप पहले भी कर चुके हैं, पर फिर भी हमारा टारगेट यहाँ पे ये रहेगा कि कोई भी फर्म जो है वो यहाँ पे उसका टारगेट क्या होता है किसी भी फर्म का। जैसे अपन देखते हैं फर्म का लक्ष्य है लाभ को अधिकतम करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना उसका टारगेट होता है। दूसरा क्या है, फर्म का पूर्ति वक्र क्या बताता है, यह उत्पादन निर्गत के उस स्तर को बताता है जिसका चयन एक फर्म बाजार कीमत के विभिन्न मूल्यों पर उत्पादन करने के लिए करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फर्म विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की जितनी पूर्ति करने के लिए तैयार है उसे हम फर्म का पूर्ति वक्र कहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं? तो कोई भी मार्केट परफेक्ट कंपटीशन होगा यदि उसमें कुछ विशेषताएं हो। पहली क्या है, बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता। यहाँ पे क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, मतलब अपन कह सकते हैं कि अनंत होती है। ठीक है। दूसरा, समरूप वस्तुएं होती है, होमोजीनियस गुड्स होती है, मतलब एक जैसी वस्तुएं होती है, क्वालिटी में भी सेम होती है, क्वांटिटी में सेम होती है, मतलब समरूप वस्तुएं। थर्ड, दीर्घकाल में फर्में उद्योग में आ सकती है और उद्योग से बाहर जा सकती है। चौथा, बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान। बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान का मतलब ये हुआ कि हर क्रेता को ये पता है कि कौन सा विक्रेता कितनी प्राइस पे किस प्रोडक्ट को बेचना चाहता है। इसी तरह से हर विक्रेता को भी पता है कि कौन सा क्रेता कितनी कीमत पर किस वस्तु को खरीदना चाहता है। पांचवी विशेषता, पूर्ण साधन गतिशीलता, मतलब साधन जो है श्रम और पूंजी वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा सकते हैं बेरोक टोक, कोई उस पर रोक टोक नहीं है। तो अगर ये पांचों विशेषताएं एक साथ मिल जाती है तो जो बाजार होगा उसे हम पूर्ण प्रतियोगिता कहेंगे। तो ये मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखें, पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म होती है वो कीमत स्वीकारक होती है। अब ये क्यों होती है, सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म जो होती है वो कीमत स्वीकारक क्यों होती है? तो उसका कारण जो है वो बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता। पढ़ता हूँ, देखो, यहाँ फर्म कीमत स्वीकारक इसलिए है क्योंकि बाजार में क्रेता एवं विक्रेताओं की संख्या अत्यधिक होने से कोई भी कीमत को प्रभावित नहीं कर पाता है। अतः वे मांग व पूर्ति के संतुलन बिंदु पर, ये संतुलन बिंदु है, इस तरह से ये मांग वक्र पूर्ति वक्र दोनों काटते हैं, वहाँ पे ये जो कीमत होती है उसी को ही उठा लेता है और उसी को मान लेता है, यही AR है। ठीक है। तो अतः वे मांग व पूर्ति के संतुलन बिंदु पर निर्धारित कीमत को स्वीकार कर लेते हैं, अतः मांग वक्र क्षैतिज हो जाता है इस तरह से। इस कीमत पर विक्रेता जितनी मात्रा चाहे बेच सकता है एवं क्रेता जितनी मात्रा चाहे क्रय कर सकता है। यदि विक्रेता अधिक कीमत पर बेचना चाहे तो कोई क्रेता नहीं खरीदेगा, और क्रेता अगर कम कीमत पर कोई वस्तु खरीदना चाह रहा है तो कोई भी विक्रेता उसको नहीं बेचेगा। अतः फर्में व क्रेता यहाँ पे कीमत स्वीकारक होते हैं। तो कुल मिला के ये बात हुई कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्में कीमत स्वीकारक क्यों होती है। तो उसका मुख्य कारण यही है कि बाजार में क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक होती है, और बहुत अधिक होने से क्या होता है, क्रेताओं और विक्रेताओं की संख्या बहुत अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मार्केट की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाते। वो जो बाजार कीमत डिसाइड हुई है मांग और पूर्ति वक्र के कटान बिंदु से, उसको स्वीकार कर लेते हैं और उसको स्वीकार करके जितनी मात्रा चाहे बेचो, जितनी चाहे मात्रा खरीद सकते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली चीज़ देखें, कुल संप्राप्ति। कुल संप्राप्ति मतलब कुल प्राप्ति, टोटल रेवेन्यू है ये, TR बोल सकते हैं जिसे। तो TR कैसे निकालेंगे? प्राइस को अगर क्वांटिटी से जो आपने सेल करी उससे मल्टीप्लाई कर दें तो PQ निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड TR। उसी को हम टोटल रेवेन्यू या कुल संप्राप्ति कहते हैं। देखिए, इधर हमने ले रखा है आउटपुट, इधर ले रखी है संप्राप्ति। तो जब आपका उत्पादन 0 है तो ये TR भी 0 है, और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे TR भी बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 45 डिग्री की रेखा ये बन गई है। मतलब यही है कि अगर उत्पादन आपका 0 तो TR भी 0 होगी। ये लिखा देखिए, यहाँ पर आय 0 है तो प्राप्तियाँ 0 होगी। अतः TR कर्व मतलब आय नहीं, उत्पादन 0। उत्पादन अगर 0 है तो प्राप्तियाँ भी क्या होगी, 0 होगी। अतः मूल बिंदु से 45 की डिग्री की रेखा होगी, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे प्राप्तियाँ भी बढ़ेगी। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी आई थिंक। अगली चीज़ देखें, AR औसत संप्राप्ति। वही बात है, अगर अपन TR के अंदर क्वांटिटी का भाग दे देंगे तो AR आ जाएगी, मतलब प्रति इकाई प्राप्ति। यदि TR कुल संप्राप्ति में से इकाइयों का भाग दे दें तो AR क्या हो जाएगी, PQ अपॉन Q। देखिए ये जो आपका AR था वो क्या था, ये PQ था। TR में क्वांटिटी का भाग दिया, PQ अपॉन Q, तो Q से Q कट गया तो खाली P बच गया। ये P जो है वो आपकी प्राइस है। ठीक है।
तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्राइस और AR दोनों बराबर होती है। इसी तरह से एक कीमत स्वीकारक फर्म हेतु AR इक्वल टू P होगी। क्यों होगी, ये एक समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो AR है वो P क्यों होगी। तो देखो, एक तरफ तो है क्रेता, वो देता है कीमत, और एक तरफ है विक्रेता जो लेता है औसत आय। औसत आय मतलब वही AR। तो ये जो कीमत है वो उसके लिए आय है, मतलब क्रेता की कीमत विक्रेता की आय होती है, इसलिए हम P को AR मान लेते हैं। और मैथमेटिकली इसको किस तरह से प्रूव किया, ये TR अपन Q, मतलब P इंटू Q अपन Q, तो ये Q से Q कटा, खाली P बच गया। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो अब अपन देखेंगे कि मांग वक्र जो होगा वो इसका कैसा होगा, क्षैतिज होगा, सीधा हॉरिजेंटल होगा। ये देखिए हॉरिजेंटल, ये हॉरिजेंटल है, और जो AR है वही आपका डिमांड कर्व है, वही आपकी प्राइस है। तो ये भी एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट था जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखें, यहाँ क्रेता किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु जो कीमत देता है वह उत्पादक फर्म हेतु आय है, अतः कीमत रेखा ही औसत आय वक्र होगा। यह पूर्णतः लोचदार होगा, बेलोचदार नहीं, पूर्णतः लोचदार होगा, जिसकी लोच कैसी होगी, इन्फाइनिटी होगी। ये देखिए आप, इसकी इलास्टिसिटी कैसी होगी, इन्फाइनिटी होगी। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे समरूप वस्तुएं हैं, सारी जो गुड्स हैं वो कैसी है, होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस है तो इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी आपकी, इन्फाइनिटी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अगला देखें, सीमांत संप्राप्ति। सीमांत संप्राप्ति का मतलब, जहां मैंने आपको पहले भी बताया है कि सीमांत का मतलब ही है 1 एक्स्ट्रा, मतलब 1 एक्स्ट्रा यूनिट को सेल करने से, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आय में जो परिवर्तन आता है उसे हम सीमांत प्राप्ति कहते हैं या मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। देखिए, फर्म के निर्गत में प्रति इकाई वृद्धि हेतु कुल संप्राप्ति वृद्धि के रूप में परिभाषित है, अर्थात विक्रेता द्वारा एक अतिरिक्त इकाई की बिक्री से कुल आय में होने वाला परिवर्तन MR है। कैसे किया, डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। तो TR में जो चेंज हुआ वो किसके कारण हो रहा है, उत्पादन में परिवर्तन के कारण, इसलिए हमने इसको मान लिया। और यहाँ पे MR और AR दोनों बराबर है, क्योंकि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई समान कीमत पर बेची जाएगी। माना कि आप किसी पेन का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो पेन केवल एक ही तरह का मार्केट में अवेलेबल है, अगर उसकी दूसरी यूनिट बेचनी है तो भी सेम प्राइस पे बेचेंगे, अन्यथा कोई भी आपके पास लेने नहीं आएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया, MR जो है वो AR के बराबर है और वो सीधा का सीधा प्राइस के बराबर है। तो ये एक समीकरण जो था वो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अब हम देखते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की शर्तें क्या है। तो लाभ को अधिकतम कैसे करें, तो लाभ को हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई क्या होगा, TR माइनस TC, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, मतलब कुल आय माइनस कुल लागत। तो अब जो आपका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की शर्तें हैं वो 3 शर्तें हैं। पहली, कीमत सीमांत लागत के बराबर हो, मतलब MR इज इक्वल टू MC हो, प्राइस इज इक्वल टू MC भी कह सकते हैं इसको, प्राइस इज इक्वल टू MC हो। दूसरा, संतुलन बिंदु पर MC घटती हुई नहीं हो, मतलब कुल मिला के संतुलन बिंदु पे बढ़ती हुई होनी चाहिए यहाँ पे। इसी तरह से फर्म उत्पादन करती है, तो कोई भी फर्म उत्पादन करती रहेगी यदि अल्पकाल में कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक है, प्राइस इज ग्रेटर देन ABC है, वह दीर्घकाल में कीमत औसत लागत से अधिक होगी तो वो उत्पादन करती रहेगी। तो मतलब कुल मिला के ये तीनों शर्तें हैं, ये तीनों शर्तें अगर पूरी होती है तो आपका फर्म उत्पादन करेगी, अन्यथा उत्पादन नहीं करेगी, वो आउट ऑफ मार्केट चली जाएगी या शट डाउन कर देगी, उत्पादन को बंद कर देगी। देखिए, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या थी, MR इज इक्वल टू MC, तो पाई इज इक्वल टू TR माइनस TC है, अतः जो जो निर्गत बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा और TR व TC भी बढ़ेगी। जब तक कुल प्राप्ति में वृद्धि TC में परिवर्तन से अधिक है, लाभ बढ़ेगा। देखिए, TR ये MC है, ये प्राइस है, तो अपन यूँ कह सकते हैं कि जब तक TR अधिक है TC से, तब तक प्रोडक्शन बढ़ाने से क्या होगा, लाभ आपका बढ़ता रहेगा। अर्थात जब तक MR लागत से अधिक है, लाभ बढ़ेंगे। देखिए, ये आपकी MC है, ये आपका MR है, तो ये बीच का गैप है, मतलब ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, इसलिए अगर उत्पादन बढ़ाता है तो उसको फायदा होगा। लेकिन यदि MR इज लेस देन MC है तो लाभ घटेंगे। स्पष्ट है कि MR इज इक्वल टू MC पर ही लाभ अधिकतम होंगे। देखिए, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में MR इज इक्वल टू प्राइस होती है, वही AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस, ये जो P है वही AR है और वही MR है। वापस बोल रहा हूँ मैं, कोई क्रेता जो कीमत देता है वह विक्रेता के लिए औसत आय होती है, और प्रत्येक अतिरिक्त इकाई सेम कीमत पर बेची जाती है, इसलिए ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे अपन देखें तो अधिकतम लाभ कहाँ होगा, जहाँ पे प्राइस इज इक्वल टू MC होती है, ये शर्त। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्तानुसार संतुलन स्तर पर MC घटती हुई नहीं होनी चाहिए, मतलब MC बढ़ती हुई होनी
चाहिए। देखिए इस पॉइंट पर यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे घटती हुई है, यहाँ बढ़ती हुई है। अगर हम यहाँ उत्पादन करेंगे तो ये इतना उत्पादन कम पड़ जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एमसी कम है जबकि प्राइस ज़्यादा है, प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी। तो यदि हम अपना उत्पादन बढ़ाते रहते हैं तो हमें फ़ायदा होगा और हम उत्पादन को बढ़ाकर इतना Q1 से Q4 पर ले जा पाएंगे। इसलिए कोई भी फर्म वहाँ उत्पादन नहीं करती जहाँ की सीमांत लागत अभी घट रही है, कोई भी फर्म वहाँ उत्पादन करेगी जहाँ पे अभी सीमांत लागत बढ़ रही है, तभी जाके उसका लाभ अधिकतम होगा। देखिए यहाँ उत्पादन Q1 व Q4 पर कीमत सीमांत लागत के बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, दोनों पे। क्योंकि Q1 उत्पादन स्तर पर MC घट रही है तो Q1 अनुकूलतम उत्पादन स्तर नहीं है। देखिए यहाँ पे MC घट रही है तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये गैप है। यहाँ पे क्या है? प्राइस इज ग्रेटर देन MC, तो उसको फायदा होगा यदि वो उत्पादन बढ़ाता है, तो इसलिए वो उत्पादन बढ़ाते हुए चला जाएगा और कहाँ संतुलन में होगा? Q4 पर संतुलन में हो जाएगा। तो ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए यदि फर्म अपना उत्पादन बढ़ाती है तो Q4 पर जहाँ MC बढ़ती हुई है, कीमत इक्वल टू सीमांत लागत तथा यह अधिकतम लाभ का बिंदु हो जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज़ समझ में आई। तीसरी शर्त क्या है अपनी? तीसरी शर्त ये है कि अल्पकाल में यदि कोई फर्म उत्पादन करेगी तो उसकी कीमत जो है वो एबीसी से अधिक होनी चाहिए। व्हाट इज एबीसी? औसत परिवर्तनशील लागत। मतलब किसी वस्तु को उत्पादन करने में दो तरह की लागत आती है, एक टीएफसी होती है, एक टीवीसी होती है। तो टीवीसी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट, रॉ मटेरियल की कॉस्ट। यदि हम उत्पादन करेंगे तो ये भी आएगी और उत्पादन को बंद कर दिया तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी। तो और जबकि स्थिर लागत तो हमको उठानी है, जैसे कोई बिल्डिंग है उसका किराया देना है, चौकीदार रख रखा है उसका वेतन देना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, तो ये सब तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो शॉर्ट रन में कोई भी फर्म तभी उत्पादन करेगी जब उसकी कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक होगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ हानि हो रही है फर्म को, ये प्राइस है, ये सीमांत लागत कर्व है, ये एवीसी है और ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है। तो कुल मिला के फर्म को हानि हो रही है और हानि में वो कितना उत्पादन कर रही है? Q1 उत्पादन कर रही है। OQ1 किस पे? OP प्राइस पे। तो आप देखें OPAQ1, OPAQ1 तो उसके TR है, जबकि कॉस्ट कितनी आ रही है? OEBQ1, OEBQ1 पर फिर भी क्योंकि इसकी एवीसी से कम है प्राइस तो यहाँ पे वो बाहर चला जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि यदि किसी फर्म को अल्पकाल में उत्पादन करना है तो वो तब उत्पादन करेगी जब उसकी कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक हो। क्यों? क्योंकि यदि वो उत्पादन बंद कर देती है तो टीवीसी तो खत्म हो जाएगी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट तो उसको उठानी नहीं है, तो फिर वहाँ लॉस कितना होगा? टीएफसी के बराबर होगा। यदि वो उत्पादन करती रहेगी तो टीएफसी भी उठानी है, टीवीसी भी उठानी है, इसलिए वो क्या करेगी? उत्पादन को ही बंद कर देगी। देखिए Q1 पर उत्पादन पर कुल प्राप्ति कितनी है? OPAQ1, टीवीसी कितनी है? OEBQ1। तो कुल मिला के लॉस तो है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसकी देखिए स्पष्ट है कि OPAQ1 इज लेस देन OEBQ1। यहाँ फर्म तभी उत्पादन करती है जबकि प्राइस इज ग्रेटर देन एवीसी हो। यदि वह उत्पादन बंद कर दे तो परिवर्तनशील लागत जीरो हो जाएगी, रॉ मटेरियल और उसकी जो कॉस्ट है वो जीरो हो जाएगी, एवं उत्पादन को केवल स्थिर लागतें ही वहन करनी पड़ेगी। मतलब प्रोड्यूसर, जो आपका प्रोड्यूसर है, उसको केवल और केवल फिक्स्ड कॉस्ट ही उठानी पड़ेगी। वहीं यदि वह उत्पादन करे तो टीएफसी भी उठानी है और टीवीसी भी उठानी है, अतः वह यहाँ पर उत्पादन बंद कर देगा। तो उत्पादन बंद बिंदु क्या हुआ? प्राइस इज लेस देन और इक्वल टू एवीसी। तो कुल मिला के तीसरी शर्त ये है संतुलन की कि अल्पकाल में कोई फर्म उत्पादन करती रहेगी यदि उसकी कीमत एवीसी से अधिक है। इसी तरह से दीर्घकाल में कोई फर्म उत्पादन करेगी यदि उसकी कीमत औसत लागत से अधिक है अथवा समान हो। तो अपन देख रहे हैं दीर्घकाल में कोई भी फर्म जो है वो यहाँ पे हानि उठा रही है, देख रहे हैं अपन, ये हमारे इक्वल टू एमसी से इतना तो टीआर मिल रहा है और इतना उसकी कॉस्ट है, तो ये जो है वो लॉस है। तो इस लॉस में वो काम नहीं करेगी, यहाँ उसको लाभ मैक्सिमम कहाँ होगा? उसका लाभ मैक्सिमम वहीं होगा जहाँ पर वो फर्म ये वाली कंडीशन बनेगी, ये एलएसी और ये एलएमसी। तो यहाँ जहाँ उसकी प्राइस इज इक्वल टू एसी है, यहाँ से नीचे जाती है, अगर प्राइस अगर नीचे आ जाती है तो वो उत्पादन नहीं करेगा, बंद कर देगा। तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। देखिए यहाँ Q1 पर कुल प्राप्ति जो है वो OPAQ1 है, कुल लागत इतनी है, लॉस जो हो रहा वो ये है। यदि यहाँ फर्म उत्पादन करती है तो उसे हानि होगी, अतः वह उद्योग से बाहर चली जाएगी। तो ये फिक्स हो गया कि अल्पकाल में काम करने के लिए 3 शर्तें और दीर्घकाल में काम करने के लिए 1 शर्त। अल्पकाल में काम करने के लिए क्या शर्तें हैं? फर्स्ट MR = MC हो, दूसरा
MC जो हो वो संतुलन बिंदु पर बढ़ती हुई हो। तीसरा, अल्पकाल में कोई भी फर्म उत्पादन करती रहेगी यदि उसकी कीमत औसत परिवर्तनशील लागत से ज़्यादा होगी। यदि कम हो जाती है तो शटडाउन कर देगी। दीर्घकाल में कोई भी फर्म काम करेगी यदि उसकी कीमत औसत लागत के बराबर या उससे अधिक या उससे ज़्यादा हो। अगर कम हो जाती है, उसकी प्राइस लेस देन ऐसी है, देन उसको लॉस होगा और वो आउट ऑफ मार्केट चली जाएगी। तो कुल मिला के ये एक छोटा चैप्टर है जो हमने आधा कंप्लीट किया, आधा हम इसका वीडियो कल देखेंगे। आप इसको देखिए और इसको अच्छे से समझिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। समय कम मिलने के कारण मैं अभी थोड़ा वीडियो कम बना पा रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे इसमें स्पीड ले आएंगे और थोड़े समय में इंग्लिश मीडियम में भी शुरू करेंगे। आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कुछ कमेंट भी लिखिए जिससे हमें ये पता चल सके कि आपकी क्वेरीज किस तरह की है। थैंक यू सो मच।